आने लगे हैं। चुनाव क्या क्या रंग दिखाता है, क्या क्या रंग लाता है। लाल टोपी पहनकर मंच पर हमारे साथ पंचायत आज तक में तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए पहुंच गए हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, प्रबल परीक्षार्थी तो ठीक, बड़ा मुकाबला भी दिख रहा है, लेकिन अब एग्जाम का डेट भी आ गया है और रिजल्ट वाला डेट भी आ गया है 10 मार्च। आप कह रहे हैं 10 मार्च बीजेपी साफ। ओवर कॉन्फिडेंस है या थोड़ा अंदर नर्वसनेस है कि अब तो एग्जाम का टाइम आ गया है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी लाल के समर्थन में उतर गए हैं। ये देखो फर्श लाल है, हमारा तो सिर्फ पहले से रंग लाल था। लाल है। और जब सब लाल की तरफ जा रहे हों तो सरकार को कौन बचाएगा? परीक्षा में जनता को और जनता फैसला करेगी, और मैं समझता हूं जनता ने फैसला पंचायत के चुनाव में ही कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बेईमानी न की होती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्चा तक नहीं भर पाए और ऐसी तस्वीरें आई, महाभारत को याद दिला दिया। वो जो तस्वीरें थीं जहां पर साड़ी छीन ली गई, कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसा नज़ारा, ऐसे दृश्य लोकतंत्र में किसी ने नहीं देखे होंगे। और जब कभी भी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, उनको सजा मिली है। और इस बार जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में लूट हुई, बेईमानी हुई, लोकतंत्र में जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए। आपने महाभारत को छेड़कर इस इंटरव्यू की शुरुआत की है, तो बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं, और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। और इसलिए जाने वाले हैं, इन्होंने किसको नहीं धोखा दिया? उत्तर प्रदेश का किसान, जिसको इन्होंने वादा किया कि आय दोगुनी होगी, उत्तर प्रदेश के किसान को कहा कि तुम्हारी पैदावार बढ़ाएंगे, लेकिन जब पीछे मुड़ के किसान देखता है तो उसकी पैदावार नहीं बढ़ी। और जिस तरीके से कमाई आदि हो गई है, जिसमें खाद महंगी है, उसको डीएपी मिल नहीं रही, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, डीजल महंगा है, हर ज़रूरत की चीज़ किसान के लिए महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी। जिस किसान की कमाई आदि हो जाए, महंगाई दोगुनी हो जाए, तो खुशहाली कैसे आएगी? इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का इंटरव्यू सुन लीजिए। मैंने कल रात जानबूझ करके, हालांकि मुख्यमंत्री जी के भाषण क्या सुनना, उसमें ठोको राज में क्या सुनना, सब झूठ बोलते हैं। कल का इंटरव्यू मैंने देखा, क्या उन्होंने किसान को एक बार भी कहा कि उसकी पैदावार और आय दोगुनी हो गई? इनका संकल्प पत्र पढ़िए, पहले पन्ने पर यह लिखा है कि किसानों की 2022 तक आमदनी आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं किसान की आमदनी आय कैसे दोगुनी हो गई? नौजवान जो आया यहां पर नौकरी रोजगार मांगने, उसको अपमानित किया, लाठी मारी। 69,000 वाले नौजवान कितनी बार लाठी खा गए। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें हक और सम्मान दिलाने के लिए अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को सरकार छीन रही है। आज बताइए किसको अधिकार मिल रहा है? जो सरकारी नौकरियां निकली हैं, कितना भेदभाव हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए, अब क्योंकि योगी नहीं है तो उनका पुराना नाम हमें याद रखना चाहिए, अजय कुमार बिष्ट। और इसलिए आप बताइए, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं। एक स्टेडियम में गए, बोले 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। उनका विज्ञापन देखिए, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। आखिरकार बताएं कितने रोजगार दिए हैं? भूल जाइए पूरा उत्तर प्रदेश। बताएं गोरखपुर में कितनों को नौकरी मिली? या प्रदेश के जिलों की सूची क्यों नहीं देते हैं? चुनाव अब आ गया है, चुनाव में जो सरकारी नौकरी दी हैं उसकी सूची दें। और इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में देश के राष्ट्रपति आए, देश के प्रधानमंत्री जी आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई, MOU साइन हुए 5 लाख करोड़ के। जमीन पर क्या उतरा है? मुख्यमंत्री जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि किस जिले में कारखाना लगा है, किस जिले में उद्योग लगा है, और किस MSME को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जितने भी कारोबारी हैं, किसकी मदद की है सरकार ने? क्या डीजल पेट्रोल नहीं महंगा हो गया? आज 100 से पार हो गया पेट्रोल। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास?
कोई सिलेंडर भरवाने नहीं जा रहा। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? माँ गंगा की सफाई के लिए कहा, माँ गंगा की सफाई, आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें, है। सच बता रहा हूं मैंने पूरे देश के इधर बैठ करके, जब से ये रथ रुक गया है चलना और वर्चुअल रैली होने लगी हैं, तो मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। कल एक पत्रकार थे, उन्हें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। आपके आपसे अच्छा ईमानदार कोई नहीं है। और आप सोचिए कि जब आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? आजकल आप सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ये। हमने भी ईमानदार नेताओं की एक सूची बनाई है। आपका इंटरव्यू हो रहा है, चलिए अगला सवाल आपसे दागती हूँ। अब आपने जब बोल दिया है तो एक के बाद एक सवाल दागूंगी, उनका जवाब दीजिए। आपने श्री कृष्ण पे बताया ही नहीं सर कि श्री कृष्ण जी सपने में 5 साल आते थे या चुनाव के पहले आने लगे, या आपने भी बीजेपी की राह पकड़ ली है? समाजवादी पार्टी ने और उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है राधे राधे कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं यकीन से आपको यकीन दिला दे रहा हूं, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी उत्तर प्रदेश से। आपने कहा अजय कुमार बिष्ट अब उनको बोलना चाहिए, और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी हैं, वो तो यूपी और योगी को जोड़कर नाम हमेशा उनका उत्तर प्रदेश से जोड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा अनुपयोगी कौन हो सकता है? इसी प्रदेश में उन्होंने वादा किया कि मां गंगा साफ होंगी, उन्होंने खुद डुबकी नहीं लगाई, क्योंकि वो जानते थे कि ये वही पानी है जिसमें लाशें बही थीं, ये वही पानी है जिसकी बीओडी, सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई है। उसके पैरामीटर्स ऐसे हैं कि कोई पी नहीं सकता मां गंगा का पानी। सोचिए, मां गंगा की सफाई का वादा किया, लेकिन कोविड में तो वो कहते हैं कि आप नदारद थे सर, कहीं आप जमीन पर दिख ही नहीं रहे थे काम करने के लिए, वो बार बार ललकारते हैं। वो जो तस्वीरें देखी लोगों ने, भारत का तो दुनिया में डंका बज गया होगा। बक्सर में जो लाशें बह रही थीं, गाजीपुर में जो लाशें बह रही थीं, इनको अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। अखिलेश जी कहाँ निकले आंसुओं को पोंछने के लिए? सवाल है कि सरकार ये बताए, सरकार की जिम्मेदारी क्या थी? रेमडेसिविर कोई अधिकारी बांटेगा, ऑक्सीजन कोई अधिकारी बांटेगा, अस्पताल में बेड नहीं होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिलेंगे, किसको दवाई दे दी सरकार ने? और सरकार जब नाकाम हो गई तो कहती विपक्ष क्यों नहीं निकला? और अगर विपक्ष निकल रहा था, हमारे लोग निकल रहे थे, तो उन पर मुकदमे कोविड के लगाए जा रहे थे। मुझे याद है, और मैं कह सकता हूं, आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा, लेकिन किसानों की लड़ाई के लिए जब समाजवादी पार्टी निकली तो कोविड प्रोटोकॉल का हम पे उल्लंघन का धारा लगा दी। बताओ, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि उनके प्रदेश की जनता को अनाथ ना छोड़ा जाए। और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन अब तो चुनाव के करीब आप निकल रहे हैं ना सर, अब तो पूरी ताकत के साथ कोविड निकल रहे को सोचिए, क्योंकि करो या मरो की स्थिति अब आ गई अखिलेश जी के लिए। अगर इतिहास पलटा और वापसी हो जाती है योगी जी की, तो अखिलेश जी तो 10 साल बाहर रहकर फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपको बड़ी चिंता है योगी जी की? अरे वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे या आग लगा रहे हैं? ये बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है, डबल इंजन। तो ये लोकप्रियता में डबल इंजन का मुकाबला आप कैसे करेंगे? मोदी और योगी दोनों की लोकप्रियता बनाम अखिलेश की लोकप्रियता। देखिए, लोकप्रियता, सवाल लोकप्रियता का नहीं है, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा कि नहीं जाएगा। आज खजाना खाली है। बाबा मुखर्जी ने क्या किया? खजाना खाली कर दिया। अब आप उनको बाबा बोलेंगे? अब देखिए, अब वो अब्बा जान कह देते तो आप गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि अब आप उनको बाबा कह रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खजाना खाली कर दे, नौकरी रोजगार न दे, ऑक्सीजन की जगह ऑक्स दे दे सड़कों पर, और जो मंडियां बनी थी किसानों की सुविधाओं के लिए, बताओ कितनी मंडियां ठीक कर दी इन्होंने? कोई बताए, और इन्वेस्टमेंट के लिए बताए। आज जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, फ्री। उन्होंने तो 50% दरें कम कर दी ना सर चुनाव के पहले, तो अब इसकी क्या काट खोजेंगे आप? ठीक है, अगर उन्होंने कम किया तो 4.5 साल जो जनता से वसूला वो पैसा वापस करे। क्या वो सरकार वापस करे? इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, किसानों की जेब काट रही थी, और किसानों ने नहीं देखा। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, ये गरीबों से वसूल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। किसी के आमदनी नहीं बढ़ी, कमाई नहीं बढ़ी।
लोगों ने अपने सेविंग का पैसा निकाल करके अपना इलाज कराया, तकलीफ परेशानी में अपने परिवार का इलाज कराया। अब एक एक करके उत्तर प्रदेश के हर मुद्दे पर सवाल करते हैं, फिर धीरे धीरे आप बोलते चले जाइएगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था, लाल टोपी रेड अलर्ट है। वो कह रहे हैं फिर समाजवादी पार्टी का गुंडा राज शुरू हो जाएगा। इससे वो डरा रहे हैं जनता को और कह रहे हैं अभी कानून का इकबाल है, लोग डरते हैं और इसी वजह से एक भी दंगा नहीं हुए, आप आएंगे तो दंगा राज आएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं और जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो जरूर आपको जनता के सामने रखने चाहिए। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े नंबर 1 हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी प्रदेश को नोटिस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के कमीशन ने अगर सबसे ज्यादा नोटिस किसी को दिए तो वो उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता भूल जाएगी वो हाथरस की घटना, जहां पर लखनऊ से निर्देश दिए गए हों कि जाओ उस बेटी को घर वालों से न मिलने दो, उसका दाह संस्कार कर दो? क्या हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश भूल जाएगा? क्या उन्नाव में जो बेटी के साथ हुआ वो घटना भूल जाएंगे? यही मुख्यमंत्री आवास पर न जाने कितनी बहनें आईं जो आत्मदाह की धमकी दी, और आत्मदाह इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। यही उत्तर प्रदेश है जिसमें आईपीएस फरार है। क्या कहीं आईपीएस फरार हो सकता है? दंगा ना होना, लेकिन वो अपनी उपलब्धि बताते हैं मैं फिर कहूंगा आपसे 5 साल में दंगा ना होना। मैं आपसे ये कहता हूं कि एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और आज ही आप दिखाइए कि सबसे ज्यादा दंगे या कम्युनल लड़ाइयां किस सरकार में हुई हैं। उनका तो ये दावा है कि उनके दावे से नहीं, मतलब आप ईमानदार पत्रकार हैं। के डेटा है, एनसीआरबी के डेटा है, रेप के मामले में अलग अलग केसेस, इसी में मैं कह रहा हूं, प्रतीकात्मक तरीके से डकैती में, रेप में, लड़कियों के साथ छेड़खानी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा दिखाइए आप कि आखिरकार प्रदेश कहां पर है, कानून का इकबाल है या नहीं। आपने खुद ही कहा ठोको की नीति वाले, तो वो कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं माफिया के खिलाफ। तो जीरो मुख्तार अंसारी का बेटा हो कोई हो, सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो नहीं होता था आपके। जीरो टॉलरेंस है, इसीलिए तो कप्तान फरार है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। बताइए, पुलिस कप्तान फरार और एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जैसे वो ये बताइए कानून व्यवस्था है कि आप जीप से चढ़ा दोगे और किसान की हत्या कर दोगे, आप किसान को कुचल दोगे आप? जैसे वो बिहार में जंगल राज पर लालू यादव को घेरते थे, वैसे कह रहे हैं फिर वही राज आएगा। सर एक सेकंड, जब जिप्सी पर आप अलग अलग गाड़ियों पर देखेंगे समाजवादी पार्टी का झंडा होगा, टोल को क्रॉस करेंगे, हर जगह वो अपनी गुंडागर्दी दिखाएंगे, वो दौर आ जाएगा। उससे जनता को डरा है। किस जमाने की बात कर रही हैं आप? प्रतिबंधित कीजिएगा। आप नोएडा से चलिए, लखनऊ पहुंच जाएंगे एक्सप्रेस। नोएडा तो आप कभी आते नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदार नेता जी, आपसे नोएडा आप कभी आते नहीं है। बहुत ही ईमानदार आप हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप सबसे ईमानदार पत्रकार हैं। नेता को नोएडा आने से क्या रोकता था? छोड़िए नोएडा, कैसे छोड़ दे? मैं ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूं। सिटी है, कभी सुध लेने आ जाते। मैं एक ईमानदार पत्रकार से बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश घूमी हैं, ये देश घूमी हैं आप? अगर देश में भारतीय जनता पार्टी ने आगरा से लखनऊ सड़क और लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक देश में एक भी सड़क बनाई हो तो बता दें आप। वो तो कह रहे हैं सारे एक्सप्रेसवे वही बना रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप भी उनके झूठ के साथ? नहीं, वो तो यही दावा कर रहे हैं ना, उनका तो यही दावा है। कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया उन्होंने, आप बताइए मुझे कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन इतने जोर शोर से प्रधानमंत्री ने किया। काशी कॉरिडोर, आप कहते हैं फंड दिया, 5 साल में बना क्यों नहीं दिया? मुझे बताइए ना कौन सा एक्सप्रेस बनाया है? सर पूर्वांचल एक्सप्रेस, क्या आप ये देखिए, हमारे फीता तो वही काट रहे हैं। अजय कुमार बिष्ट जी ने दिल्ली वालों को बताया नहीं, वो कैंची लेके आ गए। ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था। समाजवादी सरकार ने लैंड एक्विजिशन की, समाजवादी पार्टियों में इसी से सवाल जुड़ा हुआ। आपसे सवाल पूछूंगा मैं। आप नोएडा पर तो जवाब नहीं दे रहे। मैं नोएडा का भी जवाब दे दूंगा। सुध नहीं लेने आए। मैं नोएडा का भी ईमानदार नेताजी। समाजवादी एक्सप्रेसवे, ये तो आपका रंग बता रहा है कि आप क्यों ईमानदार बोल रही हैं। मेरा रंग बता रहा है, मतलब ये रंग ऐसी चीज है, ये लाल रंग ऐसा है कि चेहरे पे बता देता है कि आप ऐसा शब्द क्यों बोल रही हैं। आज तक बहुत पुराना चैनल है, मुझ पर टिप्पणी करने से बेहतर ये होगा कि आप बताएं कि नोएडा आने से ईमानदार नेताजी क्यों भड़कते थे, आप क्यों डरते थे? समाजवादी एक्सप्रेसवे जिसका नाम था, समाजवादी हटा करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है बनाया आपने। समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था, टेंडर पूरा कर दिया था,
LOI इशू नहीं कर पाए थे क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया था, और अगर चुनाव डिक्लेयर नहीं होता और समाजवादी सरकार बन गई होती तो देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों को वो काम करने का मौका मिलता। और सड़क पे आप जाएं, वो वर्ल्ड क्लास सड़क बन रही थी जिसकी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होती, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने उसके ठेकेदार बदल दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा मुख्यमंत्री से पूछिए, जो कंपनी भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है उस कंपनी का टेंडर क्यों नहीं कैंसिल किया आपने, क्यों हटा दिया उसको? क्या उसके पास उसका जवाब है? सरदार पटेल जी की जिसने प्रतिमा लगाई हो उस कंपनी से मैं समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहा था, उसका ठेकेदार क्यों बदल दिया? क्या जवाब है उनके पास? ऑफिस सड़क सस्ती दिखाने के लिए आपने मीडियन खत्म कर दिया, सर्विस लेन खत्म कर दी। सबसे प्रिय काम भारतीय जनता पार्टी का शौचालय बनाना, एक शौचालय अगर हो पूरे एक्सप्रेस वे में तो बताइए आप। ये नकल नहीं की समाजवादी सरकार की कि हम हवाई जहाज उतारेंगे। हवाई जहाज किसने उतारा सबसे पहले सड़क पर, ये बताइए देश में? अगर आप ईमानदार हैं तो आप बताइए कि एक्सप्रेस वे पे सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे पे किसने हवाई जहाज उतारा? आप वही चुनेंगे जो सुनना आप चाहते हैं। हम लोगों ने बताया है कि आपने एक्सप्रेस वे पर आपने एक भी बार नहीं बताया। कब बताया? आपने एक भी बार ये नहीं कहा होगा कि समाजवादी सरकार का ये बना हुआ एक्सप्रेस वे है जिस पर सबसे पहले हवाई जहाज समाजवादी सरकार ने उतारा था। अगर एक भी बार आपने बताया हो तो बताइए। आज तक ने कई बार बताया, मैंने भी खुद बताया है। आपने कभी नहीं बताया। मुझे याद है जिस समय समाजवादी सरकार नहीं थी, सेकंड टाइम हरकुलस उतरा था जिसमें सुकोई मिराज उतरे थे, एक भी चैनल ने ये नहीं बताया कि ये समाजवादी सरकार का बना हुआ एक्सप्रेस वे है। ये आप ये गलत रोना है आपका। मैं तो आर्काइव में होगा आपका वीडियो, आपको लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपका ऑफिस आपको दिखा देगा कि हमने आज तक पर बताया था। अगले सवाल पर जरा आते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप नोएडा से भाग रहे हैं। नहीं, नोएडा से नहीं भाग रहा हूँ। कहाँ जवाब दिया सर आपने? आप पूछे नोएडा। आप बताइए नोएडा क्यों नहीं आए? नोएडा इसलिए नहीं, वो माना जाता है जो चला जाता है वो मुख्यमंत्री यहाँ बनता है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हुआ है, इस बार दोबारा नहीं बनेंगे। पर कहाँ, सरकार तो गिरी नहीं उनकी। आप लोग तो डरते थे सरकार गिर जाती। हम कुछ चीजें माने, ऐसे अंधविश्वास। हाँ ठीक है, तो धर्म भी कभी कभी अंधविश्वास होता है। हाँ, इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण जी क्यों सपने में आने लगे चुनाव? इसलिए सपने में आए, मेरे कुल भगवान है। और कृष्ण भगवान के बारे में मैं सब जानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ क्या मथुरा आप ये बताइए, कृष्ण भगवान जब बचपन में थे तो किस पेड़ से बांधा गया था उन्हें? मुझसे मत पूछिए, आप ही जरा सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप मुझसे, मैं सवाल पूछूंगी ना आपसे, मुझे ये बताइए मैं भी एक जानकारी जानना पर आप घिर गए हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, सुनिए, क्योंकि अगर आपको यादव वोट बैंक भी चाहिए, आपको मुस्लिम भी चाहिए, वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़कर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके लिए मुश्किल हो गया है कि क्या बोलें। क्या ऐसा है? और अगर नहीं है तो आपका क्या जवाब? नहीं, आधी अधूरी, देखिए आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। बात कहां से शुरू हुई? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो टिकट मांग रहे हैं, उन्हें टिकट कोई नहीं दे रहा। उन्होंने अपने एक सांसद से कहा कि एक चिट्ठी लिख दो, शायद आपकी ही चिट्ठी से हमें टिकट मिल जाए। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? वो सदस्य नहीं हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। वो ढूंढ रहे हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ूं, यहां से चुनाव लड़ूं। जब उनके सपने में आ सकते हैं तो हमारे सपने में क्यों नहीं आ सकते भगवान? मथुरा के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं, आप किस तरफ खड़े हैं? तो इसलिए कि आपने बीच का ये कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं वाला खोजा, इसका जवाब ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आप बना रहे हो, मुद्दा नहीं है ये। वो तो वहां बना का दिया है किसान जमीन पर। बदलाव चाहता है वहां। और कृष्ण भगवान की वहां पर रिवर फ्रंट बन रहा था, केसी घाट पर, वहां पर रिवर फ्रंट बन रहा था। हाई कोर्ट से परमिशन नहीं मिल रही, क्यों रुकवा दिया काम? बरसाना में जो आपके केबल बन रही थी वो क्यों रुक गया काम? क्यों नहीं पूरा हुआ इस सरकार में? वृंदावन में नाला बहता था, मुझे याद है अक्षयधाम से मैं निकला, अक्षय मंदिर से, वहाँ प्रेम मंदिर है, उसके बाद इस्कॉन का है, उसके बाद बाके बिहारी है, तो वहाँ पर नाला बह रहा था। किसने काम किया? आज बताइए, वृंदावन में जितना समाजवादियों ने काम किया उसका किसी ने किया हो तो बताइए। एक्सप्रेस वे से वो कट किसने जोड़ा? यमुना पे एक गलत पुल बन रहा था, उसको किसने हटाया? पूरी परिक्रमा को सुंदरीकरण किसने किया? पेड़ पौधे किसने लगाए? काशी कॉरिडोर हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, एक पैटर्न आपको दिख रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपकी बात सुन ली, मैंने, दर्शकों ने सुन ली। दर्शकों को बताना है, आपको समझाना है, वोटर्स को समझाना है। सर, आप मुझसे भिड़ के कुछ हासिल नहीं करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अयोध्या के ही मुद्दे पर उनका कहना है कि आप बुलडोजर वहां चलवाएं। स्वतंत्र देव सिंह जो उनके अध्यक्ष है वो कह रहे हैं,
दूसरी तरफ बार बार वो घेरते हैं कि कार सेवकों पर आपकी पार्टी ने गोली चलवाई थी। ऐतिहासिक रूप से ये हमेशा आपको बैकफुट पर डालता है। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे एफआईआर हुई है। नेताजी और संविधान बचाने के लिए काम हुआ था। एफआईआर किस पे हुई? मुझे आप ये जवाब दीजिए। जब इतना एफआईआर उन्हीं पे हुई है तो क्यों हुई? आप मुझे बताइए क्यों हुई एफआईआर उनके ऊपर? लेकिन वो तो पॉलिटिकली इसको भुना रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पॉलिटिकली भुना रहे हैं आप सर। देश की चिंता नहीं है आपको? नहीं, पॉलिटिकल चिंता है। भुनाएंगे वो पॉलिटिकली भुना रहे हैं, वो आप बार-बार पॉलिटिकल कह रहे भुनाएंगे, हैं। देश की चिंता नहीं है आपको? नहीं, जिस तरह के राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति हो क्या रही है, तभी तो राष्ट्रवाद? सर आप भी इतना भव्य राम मूर्ति बना रहे हैं ना। सब क्या कहाँ कर रहे बना हैं? रहा हूं मैं? परशुराम जी की तो आपने मूर्ति लगवाई कोई अगर ना। मुझे बुलाएगा भगवान परशुराम के दर्शन के लिए तो मैं जाऊंगा। नकल तो वो कर रहे हैं। जैसे ही भगवान परशुराम का हम लोगों ने मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी को भी याद आ गया कि भगवान परशुराम भी कोई हैं। तो एक छोटे से भगवान परशुराम जी का मंदिर का उद्घाटन, वो दर्शन करने जा रहे हैं। तो क्या आप कार सेवकों पर गोली चलाए जाने को सही ठहरा रहे हैं? मैं कहता हूं सवाल बेरोजगारी का है। लखनऊ में मेट्रो बनी, लखनऊ में जो मेट्रो बनी उसमें 4000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां मिली हैं। कानपुर की जो मेट्रो शुरू हुई है 1500 लोगों को नौकरी मिली है। एससीएल जो बना है लखनऊ में 6000 लोगों को नौकरी मिली है। कैंसर इंस्टीट्यूट पूरा नहीं हो पाया, वहां पे 6000 लोगों को नौकरी मिलती। क्या सवाल ये नहीं है आज उत्तर प्रदेश के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए कहां जाना पड़ता है? मुंबई जा रहे हैं बेचारे, दिल्ली जा रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों का कैंसर का इलाज फ्री हो जाता लखनऊ में। इस सरकार ने पूरा क्यों नहीं किया? क्या जवाब है सरकार के पास? क्या मुख्यमंत्री जी आज तक बिजली के कारखाने का नाम बोल पाए हैं जो बिजली को सस्ता कर देंगे? यहां लोग जानते होंगे कि हरदोआगंज का कारखाना अभी चालू नहीं हुआ, उद्घाटन करके आ गए, कारखाने का नाम नहीं बोल पाए। जो कारखाने का नाम नहीं बोल पाते हैं वो बिजली क्या सस्ती करेंगे उत्तर प्रदेश की? लेकिन इमोटिव इशू, एक बार फिर से मैं आ रही हूं क्योंकि इमोटिव इशू पर वो खेलते हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री की वो लाइन शमशान और कब्रिस्तान वाली, उसने बहुत हद तक बीजेपी को जीत में, प्रचंड जीत जो उनकी मिली उसमें साथ दिया। ऐसे इमोटिव इश्यूज का क्या काट है? आप राम भक्तों पर गोली चलाए जाने पर क्या जवाब देंगे? वो बार बार इसी पर घेर रहे हैं और अगर आप उसको सही ठहरा रहे तो अलग बात है, वरना क्या आप उस पर माफी मांगेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? पूरी दुनिया के सामने कब्रिस्तान और शमशान की जब बात हुई तो कैसे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? आज देश को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आज बिजली चाहिए, आज अच्छे अस्पताल चाहिए, आज नौकरी और रोजगार चाहिए, और आप कहां के लेकर के जा रहे हैं आप देश को? आज उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी और पुरानी उत्तर प्रदेश की खुशहाली चाहती है और खुशहाली पे वोट पड़ने वाला है इस बार। दूसरा मुद्दा जिस पर बीजेपी आपको घेर रही है सर, वो है परिवारवाद का। इस पर क्या जवाब है? इसका क्या काट है आपके पास? अच्छी बात है, वो कहते हैं कि बबुआ ही रहेंगे अखिलेश जी। मुझे याद है लॉकडाउन के समय पर एक मां चलते चलते आई थी ललितपुर, गर्भवती थी, बेटी पैदा हुई, 2 घंटे उसने इंतजार किया और वो जाकर के फिर अपने घर पहुंची। क्यों सरकार ने मदद नहीं की? और मैं कहता हूं समाजवादी सरकार होती तो चाहे मुझे डीएम की गाड़ी छीन करके देनी पड़ती, उस मां के लिए वो गाड़ी मैं देता। जो किसान, जो मजदूर चल करके आए महाराष्ट्र से, गुजरात से, 90 मजदूरों की जान गई उत्तर प्रदेश में, 90 मजदूर की जान गई। इस सरकार ने क्या मदद की एक मजदूर की? अगर किसी ने मदद की उनके परिवारों की तो समाजवादी लोगों ने 1-1 लाख रुपए उनके परिवार की मदद की। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं, जो परिवार वाले होते हैं वही दुख दर्द समझ सकते हैं परिवार वालों का। क्या जवाब है सरकार के पास? वो तो कहते हैं कि अब कोई दूसरा जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो कभी अध्यक्ष बनने की, मुख्यमंत्री बनने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि परिवार की वजह से वो कुर्सी आपके लिए सुरक्षित रहेगी। ये जनता तय करेगी कि कौन कुर्सी पर बैठेगा। और भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं है क्या? आप गिनिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार कितना बड़ा है। क्या अपनी कुर्सी पर नहीं बैठाते हैं? आप बताइए कर्नाटका में जो मुख्यमंत्री बने उनके पिताजी क्या थे? क्या उत्तर प्रदेश में परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है, अपराधी हैं तो साफ होकर के आ जाएंगे, माफिया हैं तो साफ होकर के आ जाएंगे, उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या जवाब है आपके पास? परिवारवाद क्या जवाब है आपके पास? उत्तर प्रदेश में एक दिल्ली के मंत्री हैं, उनका बेटा है टिकट पाता है, वो नहीं है परिवारवाद? चलिए अब और एक और मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के 2-2 लोग हैं टिकट पाते हैं, वो परिवारवाद नहीं है?
आप बताइए परिवारवाद की डेफिनेशन क्या है? चलिए आप अब बताइए आपके डेफिनेशन क्या है? मैनिफेस्टो पर ये आते वही हैं। डेफिनेशन है जो बीजेपी दे देगी आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कितने ईमानदार नहीं, पत्रकार नहीं, हैं आप। सवाल ये है अखिलेश जी, सवाल ये है अखिलेश जी कि देखिए जिन इश्यूज के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में आपको घेर रही है उस पर आपका क्या जवाब है? बीजेपी अपना और आप तो परिवारवाद गुस्सा क्यों नहीं बताती है? आप तो आपा नहीं खोते हैं usually। नहीं, बीजेपी के गुस्सा नहीं परिवारवाद करते क्यों हैं? आप तो हंसते हुए बात करते हैं, आज पता नहीं क्यों थोड़ा गुस्सा रहे हैं। बीजेपी का परिवार, मुझे इसलिए कि जिन्हें परिवार का दुख दर्द नहीं पता है वो परिवारवाद विवाद क्यों कर रहे हैं? आपका क्या ऐसा मैनिफेस्टो रहेगा जिससे आप बीजेपी को काट पाएंगे? अभी 2 ही मुद्दे मैंने उठाए हैं। मैनिफेस्टो हमारा आएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी लोग करेंगे और उसका बाकायदा मैप है हमारे पास। जो कारखाने बिजली के बनना शुरू हुए थे, ये सरकार अगर पूरा कर देती तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती, कारखाने भी लगते, गरीबों को भी फायदा होता, किसान को भी फायदा होता। लेकिन इस सरकार ने बिजली के कारखाने नहीं लगाए और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें वोट दिया है जब बिजली महंगी हो रही है यहाँ पर? और जिम्मेदारी इनकी थी सस्ती बिजली हो। और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के लिए फ्री सिंचाई होगी, उसके लिए भी बिजली का इंतजाम फ्री करेंगे। पश्चिमी उत्तर और प्रदेश में दूसरा किया है कि समाजवादी सरकार बनने पर नौजवानों का भविष्य बेहतर करने के लिए लैपटॉप देने का काम करेंगे। और ये नहीं कि टैबलेट जैसी टैबलेट दे दें हम। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी है बोले टैबलेट देंगे, 4.5 साल पता नहीं कौन सी टैबलेट देते रहे और अब जाने कौन सी टैबलेट दे दी उन्होंने। और क्या स्मार्टफोन दिया है? वो खुद स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं। ये बड़ा अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में खूब कमेंट्स करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में मुझे कहा कि मैं तो हमेशा हालचाल पूछता हूँ अखिलेश जी से, लेकिन रात में फोन करता हूँ क्योंकि वो बड़ा लेट से उठते हैं तो बात नहीं हो पाती। आप कह रहे हैं वो स्मार्टफोन नहीं चला पाते। ये मिलते जुलते कब हैं आप लोग? मैं तो नहीं मिलता कभी। तो कैसे पता चला स्मार्टफोन नहीं मुझे चला तो पाते? जानकारी दी जो अधिकारी उनके यहाँ भी हैं वो हमारे यहाँ भी कभी थे। वही अधिकारी यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ कर रहे हैं। आप अधिकारियों की शामत ला रहे हैं नाहक। देखिए, ये अनुभव पाना, ये जब पूर्व हो जाएंगे तब ये असली अनुभव पाएंगे। अभी उन्हें अनुभव नहीं मिला है। पूर्व का अनुभव क्या क्या है आपका जो सबसे कठोर और बिटर अनुभव रहा? अधिकारी किसी के नहीं है और उनसे काम लेना आना चाहिए, उनकी बात नहीं सुनना चाहिए। पता नहीं कौन कौन से अधिकारी को आप खतरे में डाल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी जाने। एक तो हमारे गांव का पड़ोसी है जिसका बहुत सुन रहे हैं आजकल। अब किसानों के मुद्दे पर आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आते हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी सरकार ने करा दी। उनको लग रहा है कि अब इससे किसान उनकी तरफ आ जाएंगे। क्या गलत सोच रहे हो? और आरएलडी के साथ आपके गठबंधन से आप कितने आश्वस्त हैं कि जाट वोट आपकी तरफ आए? पंजाब के किसान प्रधानमंत्री जी को जाने देते और कम से कम खाली कुर्सियां देकर के प्रधानमंत्री जी का भाषण जो होता वो बताते कि 3 कानून क्यों लागू किए और 3 कानून क्यों हटा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी बताती। ये देश के किसानों को संकट डालने के लिए कानून थे, किसानों को बर्बाद करने वाले कानून थे। जब मंडी बनानी थी, पैदावार की सही कीमत देनी थी, तब नहीं दे पा रहे। आप ये बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ देने के लिए तो उनको तेल का सब कुछ छूट दे रहे हैं, लेकिन न सरसों की कीमत दे रहे हैं किसानों को, और न सरसों का तेल जब तैयार होता है वो गरीब को महंगा खरीदना पड़ रहा है। ये कौन सा हिसाब किताब है? ये सरकार बताए क्या हिसाब किताब बनाया हुआ उन्होंने? तो आपको लग रहा है कि किसान आपकी तरफ आ जाएंगे? वो तो आश्वस्त हैं कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी सरकार ने ऐसा किसी कानून में नहीं किया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिन किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा उन्हीं किसानों को पुजारी क्यों कह रहे हैं, उनकी पूजा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वोट के खातिर आपने ये कानून वापस लिए हैं। किसान समझदार है, वो जानता है कि हो सकता है उसके वोट के साथ खिलवाड़ हो जाए, इसलिए एक भी वोट वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं देने वाले। अब मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर जरा आते हैं। बीजेपी का आरोप है कि आपने जिन्ना को इस चुनाव में इसीलिए लाया क्योंकि आपको ये डर था कि बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में, इस बार तो हैदराबाद वाले ओवैसी जी भी आए हुए हैं, तो कहीं वोट बट ना जाए। भारतीय जनता पार्टी सुनती कम है, उन्होंने पूरा भाषण नहीं सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी उनसे गन्ने के हिसाब किताब मानना चाहती है।
इस बार जहाँ से चुनाव हो रहा है वहाँ के किसानों का गन्ना भुगतान होगा कि नहीं होगा कीमत, और दूसरा वहाँ का किसान जानता है उनके मान सम्मान का ये चुनाव है। जिन किसानों के सम्मान को इन्होंने ख़त्म किया है वो एक एक किसान वहाँ पर तैयार है अपने मान सम्मान के लिए वोट डालने के लिए। आपने मेरे सवाल भारतीय का जनता जवाब पार्टी का नहीं दिया। सफाया होगा। नहीं, आपने मेरा सवाल सुना कि नहीं सर? हमने अपनी बात तो कह दी, जनता को बताना था, बता दिया। नहीं, वो तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सवाल का भी जवाब दीजिए। सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है ओवैसी साहब या अन्य पार्टियां, क्योंकि देखिए सबने उनको रूल आउट किया, लेकिन बंगाल हो, बिहार हो, उन्होंने अपने वोट प्रतिशत में इजाफा किया, महाराष्ट्र में तो कर ही रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बढ़ सकता है उनके आने से? समाजवादी पार्टी जहां हर वर्ग को साथ लेकर के चल रही है और जितने भी अल्पसंख्यक हैं उत्तर प्रदेश के, देश के, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रिश्चियंस के खिलाफ हैं, बौद्ध के खिलाफ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैन लोगों के खिलाफ है। बताओ, जैन ढूंढने गए थे दूसरे, मिल गए दूसरे, कह रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और जितना अपमान मुसलमान भाइयों का भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना किसी सरकार ने नहीं किया होगा। इसलिए अल्पसंख्यक पूरा समाजवादी पार्टी की इस बार मदद करने जा रहा है, और साथ ही साथ पूरे देश के किसान देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसान क्या फैसला लेंगे। आप बताइए, सबसे ज्यादा अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नहीं कर रही है? झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी की, नहीं बोलती है? नहीं, वो तो क्लैरिटी से बोल रहे हैं 80% बनाम 20% है। वो 80% झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं। ये नहीं पता लगा आपको? वो जो 80 और 20 बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80% झूठ बोलते हैं, केवल 20% सच होता है हमारा। लेकिन उसको काउंटर करना भी तो आप ही का काम है, तथ्यों के साथ इस आपको बार करना होगा, जनता या आप भी धर्म की राजनीति के भंवर में फंस गए? इस बार जनता समझ गई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कूटे जा रहे हैं। 80% लोग इनसे नाराज हैं, मैं कहता हूं 100% लोग नाराज हैं इनसे। कूटे जा रहे हैं मतलब? अभी देखा नहीं आपने, एक किसान गया मंच पर और विधायक जी के एक सांसद कूटा गया। कई विधायक सांसद घुस नहीं पा रहे हैं। सोचिए आप, देश के गवर्नर ये कहें एक स्टेट के कि अगर भारतीय जनता पार्टी गांव में घुसी तो पीटी जाएगी। वो भी गवर्नर बोल रहे हो, और वो भी गवर्नर वो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हों। तो सोचिए उनकी तकलीफ और परेशानी कैसी थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग 47 से 350 325 पहुंचे हैं, आज हम भी 47 हैं, 400 पहुंचेंगे। 47 से 400, आपने 3 छोड़ा है उनके लिए, तो कौन कौन जीतेगा उधर से? 3 ही सीट अपना जाएगी। तय कर लें कौन कौन जीत के आना चाहते हैं। देखिए, जो जब भी यूपी में चुनाव होता है, धर्म और जाति की पॉलिटिक्स होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उधर मायावती जी चाह रही हैं कि दलित और ब्राह्मण का एक कॉम्बिनेशन बने, इधर ओवैसी जी दलित मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप इधर यादव मुस्लिम की यूनिटी की बात कर रहे हैं। कुल मिला, और वो 80% पर नजरें गड़ाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता इंक्लूसिव पॉलिटिक्स चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। भारतीय जनता पार्टी का विकास का विज्ञापन झूठा था। ये झूठ के फूल को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी। प्रियंका वाड्रा काफी सक्रिय हैं इस बार यूपी में, और जोर शोर से, और आप लोगों का साथ अब छूट गया है कांग्रेस का, लेकिन वो चुनावी मैदान में पूरी धमक के साथ हैं। आप उनकी क्या भूमिका देखते हैं? मैं तो चाहूंगा और सक्रिय हो जाएं। इससे क्या होगा? अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अच्छा हो, सक्रिय हो और लड़ें। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश तो होगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो क्या जो तथाकथित सेक्युलर वोट है वो बटेगा नहीं? आपको ऐसा नहीं लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों चिंता है सेकुलर वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? तो आप उनकी अच्छी भूमिका देख रहे हैं, आप प्रशंसा कर रहे हैं प्रियंका वाड्रा की? मैं हर पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, जो गठबंधन में नहीं है, समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है। ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, डॉक्टर संजय चौहान समाजवादी पार्टी के साथ हैं, महान दल समाजवादी पार्टी के साथ है, आरएलडी जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और श्रीमती कृष्ण पटेल जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो समाजवादी पार्टी और चाचा भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हाँ, चाचा को आप वापस ले आए, क्या जाके बोला आपने उनको, जरा बताइए? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराइए और समाजवादी पार्टी की शाखा बनवाइए।
तो उनके चरणों में चले गए, आपको लगा कि इस बार जरूरत है चाचा जी की? अगर कोई बड़ा है तो बड़ा है, और बड़े का सम्मान अगर कर दिया तो इसमें क्या खराब किया? यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी जैसे हम लोग नहीं हैं। 4 पहिए की गाड़ी पे बैठ गए वो, और मुख्यमंत्री जी को अब पैदल होना था, वो पहले ही पैदल हो गए थे, पैदल जा रहे थे। ये जनता ने देखा है। ओपी राजभर का भी आप नाम ले रहे थे सर, और कल वो बीजेपी के उपाध्यक्ष से मिल गए, तो वो तो सीरियल धोखा दे रहे हैं। ओवैसी जी को भी धोखा दे दिया, आपके पास आ गए। ये जो प्रदेश का एक उपाध्यक्ष हैं, इनको दर दर भटकने के लिए छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, कि जैसे ही 10 बजे लोग सो जाएं तो हर नेता के यहाँ केवल कंफ्यूजन फैलाने के लिए जाएं। मैं सभी से कहूँगा, जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, एक सदस्यता का फॉर्म रखें। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कोई उनके पास आए, उन्हें तुरंत अपने पार्टी का सदस्य बना दो। और इस बार अगर रात में आए कहीं तो पकड़ करके सदस्य बना दो इसको। तो आप कह रहे हैं उपाध्यक्ष को सदस्य बना ले राजभर? हाँ, अपने दल का, जिस दल को तोड़ने जाएं, जिस दल से बातचीत करने जाएं, उस दल के नेता से हमारी अपील है कि उन्हें बैठा करके उन्हें अपनी पार्टी का सदस्य बना दो। प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक पहल की है, 40% सीट्स वो महिला कैंडिडेट्स को दे रही हैं, उम्मीदवारों को। बीजेपी कह रही है हम सेल्फ हेल्प सेंटर्स के लिए कर रहे हैं। आपका क्या रोड मैप है? क्योंकि महिला वोटर बंगाल, उड़ीसा, बिहार के चुनाव में एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभरी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की गरीब माताओं बहनों के लिए समाजवादी पेंशन थी, जो 500 रुपया महीना मिलती थी, 6,000 रुपये साल की थी। उसी की नकल करके भारतीय जनता पार्टी किसानों को सम्मान राशि दे रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, बड़ी संख्या में छात्राएं, उनको लैपटॉप दिया गया था, बड़ी संख्या में बेटियों को कन्या विद्याधन दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की जो बेटियां, बहनें या माएँ अच्छा काम करती थीं, उनको सम्मान देने का काम करते थे। यही 1090 पावर वुमेन लाइन जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनी है, इसके माध्यम से लाखों लाख बहनों को मदद करने का काम मिला था और मदद हुई थी उसके माध्यम से। डायल 100 में जो सबसे पहले तकलीफ और परेशानी को सुनते हैं, वो महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को बैठाया था। यही नहीं, एडमिशन से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, फीस से लेकर के समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पर काम किए थे। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आ रहा है, आदि आबादी के सम्मान के लिए, आदि आबादी की शिक्षा के लिए, आदि आबादी के रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए कोई भी बड़े काम करने पड़ेंगे, वो समाजी सरकार में किया जाएगा। अखिलेश यादव जी, चुनाव प्रचार पर, कैंपेन पर अब कर्फ्यू लग गया है 15 जनवरी तक, और आप कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। कैसे, और चुनाव आयोग से क्या कहेंगे? मैंने उस पहले ही दिन जो रिएक्शन था, चुनाव आयोग से यही अपील की है कि जो पार्टी संसाधन हैं जिनके पास, वो तो इस वर्चुअल रैलीज और आज के समय के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक जा सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ये भी करे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो सरकारी चैनल हों, चाहे वो प्राइवेट चैनल हों, सभी को बराबर का स्पेस दिया जाए, बराबर का टाइम मिले। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को मुकाबला करने में दिक्कत नहीं है। आज भी मैं देखता हूं, सबसे ज़्यादा व्यू अगर किसी पार्टी के लीडर्स के हैं तो समाजवादी पार्टी के हैं। अभी हम देख रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भाषण ही नहीं सुन रहा था, मामूली लोग सुन रहे थे। आप योगी जी के इंटरव्यूज खूब देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम तो न जाने कितने लोग देखते हैं, हजारों की संख्या में। तो हम इक्विप्ड हैं, हमारे जो नौजवान हैं वो समझदार हैं। और समाजवादी पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश में 20 लाख लैपटॉप बांट करके दिखाए और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का डायल 100 दिया। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन उन दलों के बारे में सोचे जो दल क्षेत्रीय हैं। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी का दल है, डॉक्टर संजय चौहान जी का दल है, अपना दल है, आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, आरएलडी है, और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इनको स्पेस कब दिया जाएगा? इनकी मदद कौन करेगा? हम तो आपसे 1 घंटा बात कर ले रहे हैं, डॉक्टर संजय चौहान कब बात करेंगे 1 घंटा आपसे? ये सवाल है। तो वो जनता के बीच में कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस पे इलेक्शन कमीशन सोचे कि क्षेत्रीय दल जो हैं, जो अभी नए नए दल हैं, उनकी बात जनता तक कैसे पहुंचे। ये लेकिन फेयर प्लेइंग ग्राउंड कैसे बन सकता है? क्योंकि आप जिन दलों की आप बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी है। हम तो सुझाव ही दे सकते हैं, और लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब ये क्षेत्रीय दल भी अपनी बात रख सकेंगे। क्योंकि ये सभी क्षेत्रीय दल चाहते हैं जाति जनगणना हो। अब जाति जनगणना की बात ही नहीं पहुंचेगी,
क्योंकि हर जाति उत्तर प्रदेश की चाहती है कि जाति जनगणना होकर के कम से कम पता लगे कि उनकी आबादी में संख्या क्या है। लेकिन बीजेपी को एज है, आपने कहा कि बीजेपी हावी है, आप खुद ही कह रहे हैं कि डिजिटल बीजेपी झूठ फैलाने में हावी है, समाजवादी पार्टी झूठ को पकड़ने में हावी हो गई है। तो तब तो आप ही एज ले जाएंगे ना, ज्यादा व्यूज आपके हैं, खूब रीट्वीट भी होते हैं आपके। वो तो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, इसीलिए मैंने कहा नई सपा है, नई हवा है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री आज तक डायल 100 में नहीं गए। वर्ल्ड का जो बेस्ट रिस्पांस सिस्टम है पुलिस का, उसको देख करके उत्तर प्रदेश की जनता की मदद करे पुलिस, उसके लिए डायल 100 लाया गया था। उस समय के जो अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स थे, उनकी टीम को मैंने लगाया था। वो जाकर के यहाँ से न्यूयॉर्क की NYPD पुलिस को देख करके आए थे, उनका हेडक्वार्टर कैसा है, वो उनका रिस्पांस कैसा है। उसके बाद ह्यूस्टन की पुलिस को देख करके आए कि वहाँ की पुलिस का रिस्पांस सिस्टम कैसा है। वो फिर सिंगापुर गए, वहाँ का पुलिस का कंट्रोल सिस्टम कैसा है। उन तीनों को स्टडी कर करके प्रोफेसर वेंकट को एडवाइजर टू गवर्नमेंट लगा करके ये सबसे बेहतरीन डायल 100 चालू किया उत्तर प्रदेश में। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने केवल एक काम किया, डायल 100 का नाम बदल दिया, डायल 112 कर दिया। क्या बड़ा काम किया इन्होंने। तो टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस करें, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर हो, पुलिस सिस्टम को कैसे बेहतर मौका मिले, वो अलग तरीके से चलाते हैं पुलिस को, तो आपने शुरू में ही बोल दिया। जो चलाने का तरीका है वो हमने देख लिया कि एक व्यापारी को पीट पीट करके जान ले ली, वो भी उनके गृह जनपद में। सोचिए, मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में पुलिस जाकर के ठोका, ये को मार दिया, जान ले ली। ये पुलिस का तरीका होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने 100 नंबर को कबाड़ा कर दिया और पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। अब चुनाव के एंड पहले जो IT, ED ये सब रेड्स हुए थे, उस पर जरा आते हैं। वो भी अधिकारी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल इंडिया फेल हो गया। वो गए थे समाजवादी इत्र के व्यापारी के यहाँ छापा मारने, उन्होंने अपने ही व्यापारी पे छापा मार लिया। अखिलेश जी, लेकिन जो नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, जो नैरेटिव, जो आपका इतना बड़ा चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, दुनिया में न जाने कितने देशों में देखा जाता होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी से गलती नहीं हुई कि उन्होंने अपने ही आदमी पे छापा मरवा लिया? बिल्कुल, और जो सच है वो दिखाया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या था सच? ये था कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अपने नेता पर रेड मार दिया। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सवाल ये है कि नैरेटिव जो बन रहा है, देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। नहीं, और देखिए, अब खुश होने पे क्या पाबंदी लगाएंगे? खुश होने पे नहीं पाबंदी है, लेकिन अरे ताली पे क्या पाबंदी लगेगी? खुश होने से 10 कदम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो खुश भी नहीं होने देगी आपको। वो बताएगी कब खुश होना है आपको। और आप क्या बताएंगे जब पावर में आएंगे? तो समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांटेगी, नए एक्सप्रेसवे बनाएगी और एक नदी का किनारा ऐसे बनाएंगे जहां कम से कम लोग घूम सके। क्या बाबा मुख्यमंत्री जी ये सोच सकते हैं कि नई पीढ़ी के लोग घूमना चाहते हैं नदी के किनारे, वो आइसक्रीम खाना चाहते हैं, आपके रिवर साइड का परिवार के लोगों के साथ बैठना चाहते हैं? आपके रिवर साइड पे हम लोगों ने बड़े शोज किए थे, उसका क्या हुआ? जो रिवर साइड आपने बनाया था यहाँ पर, वो मुझसे गलती हुई कि मैंने अहमदाबाद से अच्छा बना दिया। ये गलती मुझसे हुई और मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने अहमदाबाद का भी देखा होगा, सॉरी अहमदाबाद का ही देखा होगा, अहमदाबाद रिवर फ्रंट वहां का भी देखा होगा, और समाजवादी सरकार का बनाया हुआ गोमती का रिवर फ्रंट देख लीजिए आप। आपका सबसे अच्छा देश का रिवर फ्रंट अगर कोई बना है तो ये गोमती का रिवर फ्रंट है, जिसको बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे याद है गंगा एक्शन प्लान जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में, उस समय भी यही रिकमेंडेशन थी कि कोई भी नाला नदी में नहीं जाएगा, और उसकी व्यवस्था अगर किसी ने की तो समाजवादी सरकार में हुई। सबसे लॉन्गेस्ट डायफ्राम अगर कहीं बना, चैनलाइज कहीं रिवर हुई तो ये गोमती रिवर हुई। एक भी नाला गोमती नदी में नहीं जुड़ सकता। अगर 900 मीटर जोड़ दिया होता भारतीय जनता पार्टी ने, ये एग्जाम्पलरी काम था कि एक नदी कैसे अच्छी बह सकती है शहर के अंदर, और कैसे उसके आसपास पेड़ लगाए जा सकते हैं, कैसे साइकिल ट्रैक हो सकता है, कैसे लोग शाम को घूमना चाहें, सुबह घूमना चाहें। और इस नदी की
एक एग्जाम्पल होती दूसरी जगह के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। उन्हें घूमना ही नहीं पसंद है, कोई घूमेगा तो नहीं घूमने देंगे उसको, कारोबार करेगा तो नहीं करने देंगे कारोबार। यही आइसक्रीम वाले आप, मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी मेरी अपील है आपके माध्यम से, इसकी एक बार लाइट ऑन कर दें और आप खुद देखने जाइए। जो वहाँ पर ठेले वाले लगे, गरीब लोग जो कारोबार करते थे, उनसे पूछिए कि समाजवादी सरकार में दुगनी आपकी आमदनी थी कि नहीं थी। आज आपकी आमदनी आधी भी नहीं हुई। तो आपके विकास का क्या मॉडल है? ये रिवर फ्रंट है और ये सब पर आपको लग रहा है उन्होंने रोक लगा दी है। हमारा जो वो तो ये कह रहे हैं ना सर कि आपने सबका इनॉग्रेशन कर दिया, फंड दे दिया, लेकिन बना के वो जनता के सामने रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्लियर विजन है कि उत्तर प्रदेश के सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी मानती है कि जितने भी हम रफ्तार बढ़ा ले जाएंगे उतनी ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसलिए देश का सबसे वेल डिजाइंड एक्सप्रेसवे किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार ने बनाया। आगरा से लखनऊ जो बेस्ट डिजाइन है, आप एक्सप्रेसवे पे चलती होंगी, एक्सप्रेस हर 50 किलोमीटर के बाद टोल आ जाता है, फिर आपने रफ्तार बढ़ाई, फिर 50 किलोमीटर के बाद टोल आ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का समाजवादी सरकार का एक्सप्रेसवे था, अगर आगरा से घुसते थे और लखनऊ उतरते थे, बीच में एक भी टोल नहीं था, आप उतरते समय टोल देते। ये डिजाइन किसने अपनाई? अब NHAI डिजाइन अपना रहा है। तो प्रोग्रेसिव कौन हुआ? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में बिजली के कारखाने लग रहे थे, हरदुआगंज अलीगढ़ में लग रहा है, आपका टांडा में 660 सुपरक्रिटिकल लगा है, आपका सोनभद्र में प्लांट लगा है, झांसी का प्लांट शुरू हुआ, ललितपुर का बिजली का प्लांट शुरू हुआ, तमाम बिजली के कारखाने लगाए। इसी के साथ साथ अस्पताल बनाए, एम्बुलेंसेस चालू की, पुलिस को गाड़ियां दी 100 नंबर, बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिए, नई यूनिवर्सिटीज बनाई, नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए। भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि उसने 59 मेडिकल कॉलेजेस बनाए। आज़ादी के बाद जो दूसरी सरकार ने बनाए वो भी अपने जोड़ दिए कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। इनसे ज़्यादा झूठ कौन बोल सकता है? और जो मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हुए थे, आप उनका पर्दा हटा करके देखिए, वो मेडिकल कॉलेज हैं क्या? उसमें कोई व्यवस्था और इंतजाम नहीं है जहाँ गरीब का इलाज हो सके। तो ये समाजवादी पार्टी का क्लियर विजन है कि एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम हो, हेल्थ के सेक्टर में बेहतरीन काम हो, सड़कें वर्ल्ड क्लास बने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन से जुड़ें, बिजली का सस्ता इंतज़ाम हो, बिजली के कारखाने हो, अगर सोलर एनर्जी हो सकती है तो सोलर एनर्जी पे काम हो। मुझे याद है कि मुझे 9 पॉइंट प्रोग्राम पर उस समय राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने एक प्रेजेंटेशन दिया था। कई उनकी बातें मैंने मानी, और एक बात और मैंने मानी उनकी, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ऐसा करते हो कि किसी गांव को पूरा का पूरा सोलर से, मिनी ग्रिड से तैयार कर दिए, जिससे गांव के लोगों को बिजली ना देने, बिल ना देना पड़े। मैंने उनसे कहा कि मैं 3 महीने के अंदर एक ग्राम सभा गांव को तैयार कर दूंगा जिसमें गांव के लोगों को एक भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। मैंने 3 महीने के अंदर एक ग्राम सभा को सोलर से कनेक्ट किया। आज भी बिजली चल रही है वहाँ पर, किसान को एक भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है, उनकी चक्की चलती है, उनके और काम होते हैं, सिंचाई का काम होता है, घर में बल्ब लगे हैं, LED पंखे लगे हैं, पूरा का पूरा जगमग है गांव, और एक भी बिजली का बिल नहीं देता। समाजवादी सरकार बनी होती ऐसे बहुत सारे सोलर विलेजेस क्रिएट किए जा सकते थे, लेकिन इस सरकार ने उस योजना को भी बंद कर दिया, और उन बेचारों को जहाँ फ्री बिजली मिलती थी उस प्लांट का मेंटेनेंस भी सरकार ने नहीं किया। चलिए प्रियंका जो जी, कलाम साहब ने बनाया था, उद्घाटन किया हुआ, देश के राष्ट्रपति रहे, उनके उद्घाटन किए हुए काम को भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। और सुनने में आ रहा है इस सरकार ने पूरा उत्तर प्रदेश का खजाना बर्बाद कर दिया, कुछ पैसा नहीं बचा, पता नहीं कहां लेके चले गए ये। तो आपका आरोप है कि आपका विकास का जो मॉडल है उसको धत्ता कर रहे हैं सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए। आप लखनऊ में उनसे पूछिए क्या बनाया रिवर साइड हो या पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह समाजवादी लोगों ने काम किए, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो। मुख्यमंत्री जी बताएं कि सब स्टेशन कितने बनाए हैं? देश की सबसे अच्छी और बड़ी ट्रांसमिशन लाइन अगर किसी ने बिछाई तो उत्तर प्रदेश ने बिछाई समाजवादी सरकार में। बिना ट्रांसमिशन लाइन के, बिना सब स्टेशन बनाए हुए आप बिजली कैसे पहुंचा देते? फिर पिछली बार चुनाव क्यों हारे अखिलेश जी? चुनाव इसलिए हारे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रही। उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए और जनता ने भरोसा किया, लेकिन आज जब संकल्प पत्र जनता देखती है पीछे मुड़ के, इनका संकल्प पत्र पूरा झूठा निकला। ये बीजेपी के लोग संकल्प पत्र बात ही नहीं करना चाहते। इनके पन्ने उठाइए, एक पन्ना कोई खोल के देख लीजिए, वहां काम ही नहीं किया। पहला इनका घोषणा था, संकल्प था कि किसानों की हम आय दोगुनी करेंगे।
अभी गन्ने का किसानों का बकाया है। मैं अभी हाल ही में गोंडा गया था, बड़े पैमाने पे किसान चिल्ला रहे थे कि उनका किसानों का गन्ने का बकाया नहीं मिला पैसा। बिजली कितनी महंगी हो गई। इनका देखिए संकल्प पत्र, आज बांट रहे हैं चीजें, लेकिन संकल्प पत्र उठा के नहीं देख रहे हैं ये। मायावती जी को आप मुकाबले में कहां देखते हैं? वो अपना चुनाव लड़ेंगी, अब मुकाबला कहाँ है वो नहीं बता सकता, चुनाव तो लड़ रही है वो। आपको लग रहा है कि दमखम के साथ लड़ रही हैं वो, या उत्तर शांत प्रदेश लग की रही हैं? जनता ने समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देखा है और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। ये विकल्प के तौर पर जो आपकी पार्टी उभरी है छोटे दलों के साथ गठबंधन में, आपको इसकी खास वजह क्यों लग रही है? बाकी लोग रेस में पीछे क्यों दिख रहे हैं? मुझे कारण नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर विकल्प के रूप में देख रहे हैं तो जनता के सवालों पे समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। 11% ब्राह्मणों पर, अब चूंकि जात के आधार पर भी जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में होती है उस पर आते हैं, 11% ब्राह्मणों को सभी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्र हो जो लगातार कर रहे हैं, आप लोगों ने भी किया, सब अलग अलग प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, नाम अलग अलग हैं, परशुराम जी की मूर्तियां। आपको लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग आप कर पाएंगे जो आप कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हैं? देखिए, जब चुनाव होता है हर वर्ग में पहुंचने के लिए लीडरशिप काम करती है, पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, और इसी सिलसिले में हर पार्टी चाहती है कि उससे हर समाज के लोग जुड़ें। लेकिन बुनियादी मुद्दे क्या हैं? बुनियादी मुद्दे महंगाई का है, बुनियादी मुद्दा नौकरी रोजगार का है, बुनियादी मुद्दे हैं कि सड़कें नहीं बनी हैं, बुनियादी मुद्दे हैं कि लोगों को पानी पीने नहीं मिल रहा है, बुनियादी मुद्दे हैं कि अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो इलाज नहीं मिल रहा आपको, ऑपरेशन नहीं हो सकता, दवाइयाँ नहीं हैं, और बुनियादी मुद्दे ये हैं कि थाने ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कि वहाँ भी जात के आधार पर काम होगा। जात के आधार पर काम हो रहा है, जात के आधार पर ही काम होता है, तभी एफआईआर दर्ज होती है। सर, ये आरोप तो आप पर लगता रहा है, आपकी सरकार पर, समाजवादी थाने पार्टी में जाओ तो हर जगह जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग है वो यादवों को मिलती थी। सीधा यादव हैं कितने आईपीएस? मुझे तो उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में आईपीएस कितने हैं यादव, कितने आईएएस हैं? आज तुलना करिए कि कौन सा वाद चल रहा है आज। क्या मुख्यमंत्री जी की अपनी जाति के लोग सब जगह नहीं ठोकराज कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति का कोई था इसलिए क्रिकेट खेल रहा था, और वहां आईपीएस ने पिच बनाई हुई थी। सोचो आप, आईपीएस पिच बना के तैयार बैठा था कि जाइए क्रिकेट खेलिए आप। आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोकराज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बताओ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल रही हूं। और मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता देख रही है इसलिए मैं कह रहा हूं, आवाज सुनाते हैं, आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है, 10 मार्च के नतीजों की है। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी कर सकते हैं, पूरा सम्मान करता हूं, आज तक पर नहीं। अब हो गया, मैं पूरा सम्मान ईमानदारी के पैमाने पर मैं बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मैं यादव हूं।
मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं उसका जवाब आरोप दे रहा नहीं हूँ। लगा रही हूँ। नहीं, मैं आपसे political उम्मीद करता सवाल हूँ। पूछ रही हूँ कि जिन मुद्दों पर आपको घेरा जाता है उस पर जवाब हाँ, दीजिए। मैं वही जवाब दे रहा हूँ। आप नाहक ही पर्सनल बना रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूं और यादव पे ये आरोप लगाया है कि यादव थे सब कुछ, आईपीएस सब कब्जा यादव पे था। हम सिर्फ इसीलिए IPS ही जाति नहीं होते जनगणना पुलिस चाहते हैं। सर्विस पहली में। नंबर बात, पहले मैं जाति गणना थाने चाहता का जो हूं। जिम्मेदार होता है, जिसको प्लम पोस्ट, अब मैं जानना चाहता हूं। IPS ही नहीं होते हैं। नहीं, तो आप भी जानते होंगे। पूरे देश में, प्रदेश में झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इन अधिकारियों के लोगों ने कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं। और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं वही शब्द लौट करके कहने वाला हूं। मैं फिर कहता हूं, आपको ये मंच इसीलिए दिया ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं फिर कहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। No, I'm not shooting that. आपको जिस पर आक्रमण करना है उसके आंकड़े नीचे, उसकी पोल खोलिए। उसकी पोल ये है कि सबसे ज्यादा जाति के आधार पर अगर कहीं काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल करने मैं की आज के कोशिश बाद कर रहे हैं। ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। बताइए कौन सी जात को वो फेवर कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जिस स्कूल हम लोग से भी स्कूल कॉलेज में ही पढ़े मैं हैं। जिस स्कूल में पढ़ा शायद उस स्कूल में आप नहीं पढ़ी, क्योंकि गर्ल्स नहीं पढ़ती थी मेरे स्कूल में। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा, स्कूल में था। और मिलिट्री स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था, मिलिट्री और सैनिक स्कूल में डिफरेंस है। मिलिट्री स्कूल अलग है, सैनिक स्कूल है। तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं करिए कि मिलिट्री स्कूल क्या है, सैनिक स्कूल क्या है। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा। मेरे साथ के जितने भी सीनियर जूनियर हैं आज भारत के सीमा बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, बॉर्डर पे हैं। और आपको जानकारी होकर खुशी होगी इस बात की कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी तरह का एक स्कूल और है जहां से देश के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े चीफ हैं, डोभाल साहब भी उन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए हैं। और हमारे स्कूल में कोई जातिवादी नहीं थी। हमने कभी नहीं जाना कि मेरे साथ का कौन जात वाला है, हमारे दोस्त किस जाति के, मैंने कभी नहीं जाना। जब मैं अपनी डिग्री हासिल करने मैसूर गया तो मैंने कभी जाति नहीं देखी कौन सी जाति है। मैं और भी जगह दुनिया के हिस्सों में पढ़ा हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ने बताओ हम पे यादव का जातिवाद का आरोप लगाया कि नहीं लगाया। मैंने सरकार चलाई है और प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण था, उसने मेरे अपने चैनल में पूछा, मेरे सामने पूछा कि बताओ यादव अधिकारी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मुझे बदनाम करना चाहते थे। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं। तो ऐसा नहीं है। और आप जवाब इसलिए नहीं देना चाहती हो। उस वोट बैंक पर आपका नहीं, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। वोट तो मुझे मिलेगा और आपके कहने से जाने वाला भी नहीं है। कब तक पूर्व रहिएगा? चिंता तो होगी सर। अब मुझे अपने वोट की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, ठोक दे रहे हैं। क्या बताओ फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए? कोई बता दे फेक इनकाउंटर में सबसे नोटिस मिले हैं। आज थानों में कौन है बताइए? मुख्यमंत्री आवास में इस बात की बैठक होगी कि किसी लोकसभा को कैसे हराया जाएगा। एक तरह के अधिकारी बैठ करके फैसला लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है? ये कोई भी जांच होगी एक अधिकारी पे पहुंच जाएगी। कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश का? जेल में हत्या हो गई, जेल में हत्या हो गई, क्या कार्रवाई हुई? क्या जेल में आप मार देंगे जाकर के लोगों को? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये कानून है आपका। प्रधानमंत्री के काफिले पर फिरोजपुर में जो सुरक्षा में चूक का मामला हुआ, उसको इमोटिव इशू बनाकर यूपी में भी लाया जाएगा। उस पर आपकी क्या राय है? और खास तौर पर बीजेपी कह रही है कि चन्नी साहब ने जिस तरह की सुरक्षा है उसके साथ षड्यंत्र किया और वो प्रियंका जी को क्यों ब्रीफ कर रहे हैं। इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि इसको इमोटिव इशू वो लोग यूपी में भी बना सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? हमारी सिक्योरिटी हटाई गई, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया क्या? सिक्योरिटी हमारी बैठाई, हमने कोई मुद्दा नहीं बताया ना। हमने कहा जान को खतरा है,
अरे जिस दिन जाना होगा चला जाएगा, कोई जान का खतरा नहीं है। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें इस खतरे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बैठी थी। एक दिन आया अधिकारी, बोला आज से आपकी सिक्योरिटी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं है? उसने बोला मुझे कारण नहीं पता, आप बताइए, मुझे एनएसजी खबर था। मैंने उस अधिकारी से पूछा क्या आपके पास जवाब उसका कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है? बोला फैसला हो गया है, आपकी सिक्योरिटी नहीं है आज से। उनकी सिक्योरिटी है, विपक्ष की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आम जनता की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी को ठोक दे रहे हो आप किसी को मार देंगे ऐसे ही। इसी लखनऊ में आईटी का वो तिवारी को बताओ पुलिस ने मारा कि नहीं मारा? इसी राजधानी में गोली मार दी। और क्या गोरखपुर में पुलिस ने नहीं मार दिया क्या एक व्यापारी को? हाथरस में घर परिवार के लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे। उसके भाई की मेरे से बात हुई, रात के 2 बजे मेरी बात हुई उसके भाई से। मैंने उसके भाई से कहा मैं कोशिश करता हूं, डीएम से बात करता हूं। मैंने डीएम को फोन मिलाया, डीएम ने फोन नहीं उठाया। मैंने डीएम को मैसेज किया कि कम से कम आखिरी जो इच्छा परिवार की है उसका सम्मान कर दो, लेकिन डीएम को परवाह नहीं की, क्योंकि डीएम लखनऊ से गवर्न था, लखनऊ के इशारे पर हो रहा था। मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के कार्यालय के इशारे पर उस बेटी को सम्मान नहीं दिया गया। घर परिवार कांग्रेस के साथ हैं आप इस मुद्दे पर? आपको लग रहा है बीजेपी बात का सवाल बतंगड़ बना रही है? कांग्रेस का नहीं है, नहीं, स्टैंड्स के लिए हम पूछ नो रहे हैं। आप पूछिए उस परिवार से मेरी बात हुई, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे नहीं। पीएम एक इंस्टीट्यूशन है, वो नॉन पार्टिसन पोस्ट है, और 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना उनकी जान को खतरा। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कवर है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, और तमाम उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जिनको ये पता नहीं था कि उस सभा में भीड़ नहीं है, सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे उन अधिकारियों पर? पीएमओ को अपने सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर वो अधिकारी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को ध्यान नहीं दे सकते हैं तो उन अधिकारियों को रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें उन अधिकारियों को, उन वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए। और विपक्ष के लोगों की सिक्योरिटी नहीं है। एक दिन आया अधिकारी, बोला कि आज से आपकी सिक्योरिटी खत्म। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगा? बोले अपना इंतजाम कर लो। क्या ये भारतीय जनता पार्टी भूल गई ये बात? मैं जानना चाहता हूं क्यों हमारी एनएसजी कवर हटाया? क्या जवाब है आपके पास? कभी आपने मुद्दा नहीं पूछा कि आपकी एनएसजी कवर हट गई? चलिए चलते चलते अब टाइम्स अप लिखा हुआ आ रहा है सामने में, वो आपके सवाल खत्म हो गए, चाहे टाइम सब कभी कर लीजिए सर, क्योंकि वर्चुअल रैली होनी है, हम तो रात भर जवाब दे सकते हैं। इधर सामने देखिए ना लिखा हुआ। नहीं वो तो गलत कह रहे हैं, वो चैनल पे क्योंकि बंद कर दिया होगा उन्होंने कि ठीक है। अब 1 घंटे से भी मन नहीं भरा आपका अखिलेश जी। मैं तो रथ चलाया था दिन रात, 2-3 मैं तो अभी घंटे रात तक बात कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। तो आज रात तक बैठ के हम लोग यहाँ बातें करते रहते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं अभी और बात, आपको और भी बातें करनी चाहिए थी। और भी बातें कर रहे हैं, आप बताइए क्या बोलना है आपको? आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। पूछते जा रही हूँ, आप जितने सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। मैं उनका सवाल को किए जा रही हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं कि चैनल लेके आया? चैनल कह रहा है कि बात कीजिए। नहीं, मैं क्योंकि दिन रात रथ चलाया और दिन रात में रथ चला करके कामयाब हुआ। आप जब तक सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। 10 मार्च करके इंतजार कीजिएगा ना कि अभी बोल रहे कामयाब हुआ। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वर्चुअल रैलीज होंगी, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा जब मैं अपनी बात वर्चुअल रैली करूं? की क्या तैयारी की है आपने? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या बता रहा है चुनाव आयोग? वर्चुअल रैली की डेफिनेशन क्या है? वो कह रहे हैं कि रैलियों पर रोक है। अब आपको इसीलिए मैं इसीलिए मैं आपके साथ बैठ करके बात लगातार करना चाहता हूँ। इसी को मैं वर्चुअल रैली समझता हूँ। कल सुबह उठिएगा, अगर आप तैयार हैं तो मैं सुबह तक बात कर सकता हूँ। चलिए बात करते हैं। क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि अब ये 15 समाजवादी पार्टी ने क्रूशियल पीरियड है। समाजवादी पार्टी पिछले 2 साल से तैयारी कर रही है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम किए थे। बरेली में कार्यक्रम हुआ, हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग का कैंप फैजाबाद में हुआ, फैजाबाद में नहीं हुआ, मिर्जापुर में हुआ। तो लगातार समाजवादी पार्टी अपने वर्कर्स को ट्रेन कर रही थी कि आने वाले समय में बूथ पे कैसे काम हो, बूथ पे कैसे लड़ाई होगी। और जो समाजवादी पार्टी ने काम किए थे उसको लेकर के आंदोलन किए समाजवादी पार्टी ने। हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचा होगा जिस पर मुकदमे ना हो, जेल न गया हो। और पूरे लखनऊ से लेकर के आप उत्तर प्रदेश का पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का
जब भी कोई बड़े नेता का कार्यक्रम होगा, सबसे ज्यादा पुलिस के मेहमान उसके घर में जाकर के बैठ जाते हैं। आप बताइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जाता हो? ये कोई डेमोक्रेसी है क्या? कानपुर में कोई आएगा तो वहां रोक लेंगे, आप फैजाबाद में जाएंगे तो हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के घर पे बैठ जाएगी जाकर के पुलिस। तो पुलिस का काम ये बचा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकलने देंगे। और उत्तर प्रदेश की जो रैलियां हुई हैं, वो रैलियां सरकारी थी। डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, लेखपाल, तहसीलदार, एसओ, सीओ, एसपी सिटी, एसपी, डीआईजी और सब अधिकारी लगते थे कि रैली कैसे सफल हो। पूरे की पूरी रोडवेज की बसें ले ली जाती थी, तब ये रैली होती थी। तो इनकी सरकारी रैलियां हैं, जनता नहीं आ रही है इनके पास। और इस बार जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा। पसीना आ गया है नेताजी आपको? नहीं, वो तो इसलिए आ गया कि इतनी देर से बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम खत्म हो जाए। नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता है। बस देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है। मुझे कोई विक्टिम ये देखिए, आपके लिए टाइम बढ़ा दिया, टाइम्स आप लिखा हुआ था, अब हमने 3 मिनट और बढ़ा दिया, 1-2 मिनट और आपसे बात हो तो जाएगी। आप पूछिए सवाल। लेकिन आपने बताया नहीं कि आपका क्या होगा, मतलब रिकॉर्डेड भाषण देंगे या लाइव भाषण करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुझे याद है कोविड के समय पर समाजवादी पार्टी की कोशिश थी, लोगों से वीडियो कॉलिंग थी। समाजवादी पार्टी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़ सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा है कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं जो घरों जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। और साइकिल को नहीं रोका है, साइकिल रैली को रोका है। एक साइकिल तो चली सकती है, इसलिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल से घर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कार्य करता है, समाजवादी पार्टी पे कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कार्य करता है, इसलिए वो घबराए हुए हैं कार्यकर्ताओं से। हमारी जमीनी कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। चलिए, अब समय समाप्त हो रहा है, अब शिकायत मत कीजिएगा, विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा हो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूं। लेना भी चाहिए, क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? मैं जो बोलने जा रही हूँ आपको, मैं ईमानदार भी नहीं बोल सकता हूँ। आपको चुभ सकता है नहीं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला किन लोगों पर दर्ज है? अभी बंद मत करिए, फिर मत बंद करिए, फिर मत बंद करिए। आप भी आप फिर मत बंद करिए, ठीक है, फिर मत बंद लेकिन करिए। आप भी जो बार-बार बड़ाई कर करके और उसकी आड़ में घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं पहले जवाब दूंगी ना आपको। पूछिए। पसीना फिर बढ़ गया, टिश्यू मंगवाइए सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं, टिश्यू पूछिए। मंगवाइए, बहुत पसीना हो रहा है। नहीं, टोपी भीग रही है, लाल टोपी। पूछिए। मेरा नहीं, मुझसे गलती हुई। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आप ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले किन लोगों पर दर्ज हैं, इसका भी रिकॉर्ड आएगा, जनता तय करेगी। रिजल्ट आपका 10 मार्च को आएगा। नहीं, लेकिन शूटिंग द मैसेंजर, चूंकि आपको मैं एक प्रोग्रेसिव लीडर मानती हूँ और ईमानदारी से सबके सामने कह रही हूँ, शूटिंग द मैसेंजर एक बहुत गलत प्रथा है जिसको कुछ नेता अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। उस भंवर में मत फंसिए। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उस पर बोलिए। मैं बोल रहा हूं आय से संपत्ति, अधिक संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, क्योंकि एक नेता कांग्रेस के हैं, वो मर गए हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। वो मुकदमा भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस की सरकार में नेताजी और हमारे परिवार पर लगाया गया था। और वो केस जो भी था खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी पर उलझाया जाए। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए हमने, सुप्रीम कोर्ट में हमारा जवाब है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया वो भी जवाब है, क्लोजर रिपोर्ट लगी है। मैं ये जानना चाहता हूं, जो कांग्रेस का रास्ता था, क्या भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे चल रही है? ये सीबीआई से डराना, ईडी से डराना और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को भेज देना। और जिस व्यक्ति ने पीआईएल की थी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी से हाथ मिला लिया आपने, उसके बाद चुनाव लड़ लिए। कांग्रेस के लोग जानते हैं कि उन्हीं लोगों ने नेताजी पर पीआईएल कराई थी, क्योंकि वो नेता आज धरती पर नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। सरकार जब थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों मुकदमा लगाया हम लोगों पर, लेकिन आपने गले लगा लिया ना उसी कांग्रेस पार्टी को। वो मेरी गलती थी, मैं स्वीकार कर रहा हूं, वो गलती थी मेरी, वो गलती थी आपकी। एक बड़े मिशन के लिए, एक बड़े फैसले के लिए मैंने कांग्रेस के साथ गया
और उन तमाम बातों को भूल गया जो कांग्रेस ने कराया। जिसने पीआईएल की वो कांग्रेस का आदमी है, उसको महीने के पैरोल पे कांग्रेस पैसा देती थी। चलिए अब ये बताइए कि अगर इतिहास नहीं बदलता है और परिस्थिति होती है कि आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप तो काशी कॉरिडोर नहीं बंद करा दीजिएगा, आप तो उस तरह का काम नहीं कीजिएगा जो मैं सुप्रीम रिवर कोर्ट फ्रंट को लेकर आप मैं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी वजह से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। कोई भी धरती पे ताकत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक सके। और मैंने कई बार कहा कि समाजवादी लोग काम अच्छी तेज करते हैं, समाजवादी लोगों को बनाना होता तो सबसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जल्दी बना देती। लेकिन बीजेपी को क्योंकि वोट चाहिए इसलिए वो बना ही नहीं रहे। वो 1 साल में काम कर सकते थे। अगर पार्लियामेंट 2 साल में बन सकता है, 1.5 साल में पार्लियामेंट बन सकता है नया बिल्डिंग, तो आप मंदिर को क्यों लेट कर रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं? और जहां तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है, मुझे खुशी इस बात की, जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बनाया। समाजवादी लोग थे जिसकी समय पर सबसे पहले लैंड एक्विजिशन और जमीनें लेना शुरू की गई थी। और बनाए क्यों नहीं, यही तो दिक्कत है ना। वो कह रहे हैं हमने बनाया, टाइमलाइन में बनाया, जमीन आप ये टाइमलाइन में बनाया। आप भी तो 5-5 साल रहे। उत्तर प्रदेश की जब समाजवादी सरकार थी उस समय 4 या 5 प्लॉटों को लेकर के ले लिए गए थे प्लॉट, करार हो गया था, जो प्लान था वो तैयार होने लगा था, शुरुआत हो गई थी। और यही नहीं, वहाँ के जो पुजारी लोग थे उनको भी अगर किसी ने मानदेय दिया तो वो समाजवादी लोगों ने मान दिया। ये सरकार बताए कि पुजारियों को मानदेय दिया कि नहीं दिया। 30,000 और जो मानदेय दिया था वो समाजवादी सरकार की देन है। मंदिर में मानदेय दिया कि नहीं पुजारियों को, ये बताइए समाजवादी सरकार ने। 400 10 मार्च को परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद बातचीत करते हैं। आप इंटरव्यू दीजिए आज तक पर, हमने एसी की हवा बढ़ा दी आपके लिए। देखिए फिर लौट कर ठंडक बनी रहे। अब मैं ये कैसे बताऊं कि मैं इनर अंदर भी पहने हूं, नीचे भी इनर पहने हूं। अरे भाई आप दिन भर कमरे में थी, हम सुबह से कोई किसी न कमरे किसी नहीं, मिले। सुबह से हम लोग यहाँ पे इंटरव्यूज ही कर अगर रहे इनर हैं। पहनाएंगे आप लोगों को और दिक्कत आपसे ये है अगर ना कि बात आप लोगों को होगी प्रतिस्पर्धा और मीडिया वालों से हो गया है। आप ईमानदार शब्द को कह रहे हैं कि ईमानदार शब्द हम तो आय से अधिक संपत्ति पे पूछ रहे हैं, और काश ऐसे ही बेझिझक होके हम आपको कह सके ये देखिए शब्द। हम घबराने वाले वो नहीं उस हैं। दिन का इंतजार है हिंदुस्तान की राजनीति में जब बेझिझक घबराने वाला होके नहीं यही हूं। ईमानदार शब्द हम लोग नेताओं के लिए जनता इस्तेमाल कर मैं सके। कह रहा हूं आपसे, आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के नेता का नाम ले लिया मैंने, और आप साजिश, दिल्ली वाले सब साजिश जानते हैं कि कैसे साजिश की गई। और ये पॉलिटिकल साजिश होती है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स इसलिए घबरा जाएंगे तो क्या राजनीति करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो बस बोल रही थी कि 10 मार्च के लिए एक इंटरव्यू बुक कर ले, क्योंकि आपने उस शब्द के बारे में पाबंदी लगाई है। सबसे पहले इंटरव्यू आपको ही दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश यादव जी। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब नेताओं के लिए बेझिझक मैं ईमानदार शब्द इस्तेमाल कर सकूं। मैं खुशी होगी क्योंकि मैं उस शब्द का सम्मान करती हूँ और उसको बहुत ही सीरियसली बोलती हूँ। आपकी तरह मजाक उड़ाने के लिए मुझे इस बात की खुशी होगी कि जनता प्रोग्रेसिव और ईमानदार लोगों को चुन करके भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आज तक पर आने के लिए, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। थैंक यू सो मच।